हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 6 to 8 जो हमारा टीआरई 4.0 आने वाला है, बिहार का टीआरई 4.0, उसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को पर डे करवाऊँगी। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमारे साथ बने रहेंगे, साथ ही साथ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्वेश्चन सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलेगा अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें अभी तक जो हमारे 2.0 और 2.3 में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों का संकलन आपको मिलेगा, साथ ही साथ उनका डिस्कशन और उससे कुछ नए प्रश्न भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। तो हम पहले शुरू करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम ये देखिए, ये हमारा मैथ और साइंस वालों के लिए है, लेकिन आप सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश जनरल लैंग्वेज है, ये सब में देखने को मिलता है और जीएस भी सब में देखने को मिलता है। तो आप पहले मैं हिंदी इंग्लिश सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद जीएस का सेट सॉल्व कराऊंगी, फिर लास्ट में मैं साइंस को रखूंगी। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो देख लेंगे और जो नहीं है वो भी देखेंगे, क्योंकि जनरल पेपर में भी साइंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, चलते हैं अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले हम इंग्लिश सॉल्व करेंगे, जो हमारा इंग्लिश और हिंदी मिला के 30 नंबर में देखने को मिलता है। तो पहले हम इंग्लिश सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज, इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आप सभी को पता है कि हिंदी और इंग्लिश से बहुत जनरल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो हम सभी को पता है कि इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आपको यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है और उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है कि उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा। आपका लाइन दिया हुआ है, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा वीक टायर्डनेस यानी थकान शो होता है तो आप कैसा फील करते हैं? क्या आप ड्राउजी फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं या वरी फील करते हैं? तो इसका सही जवाब है वरी, यानी कि थका हुआ महसूस करते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा थकान फील होता है तो हम थका हुआ ही तो महसूस करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपसे डिले का एंटोनिम्स पूछा है। डिले का एंटोनिम्स क्या होगा? डिले मतलब क्या होता है? देर करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जारी रखना या जल्दी करना या आगे बढ़ना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना या जल्दी करना या आगे कर देना, पहले कर देना। डिले मतलब लेट कर दिया किसी काम को, आप डिले कर दिए, और उसी काम को अगर जल्दी कर देंगे काम टाइम से पहले तो एडवांस में काम कर दिए। तो डिले का एंटोनिम्स क्या होगा? एडवांस। ठीक है, वहीं पे बात करें होल्ड। होल्ड मतलब रोकना होता है, पोस्टपोन मतलब टालना होता है, और रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? पाबंदी लगाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन करिए, या फिर आप क्वेश्चन करते रहिए और पैराग्राफ देखते रहिए। ठीक है, आपको दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। दिल्ली रिकॉर्डेड अ स्पेल ऑफ लाइट रेन डैश फ्राइडे इवनिंग। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया, इन, ऑन, एट, क्या भरना है? तो यहाँ पे आप भरेंगे ऑन। दिल्ली रिकॉर्डेड अ स्पेल ऑफ लाइट रेन ऑन फ्राइडे इवनिंग। क्यों ऑन भरेंगे? तो ऑन इसलिए भरेंगे, किसी दिन के नाम से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए पहले में क्या भरेंगे? ऑन। फिर दिया है विद ह्यूमिडिटी लीव्स रिमेनिंग ऑन द हायर साइड थ्रू आउट डैश डे। अब यहाँ पे देखिए डे दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में आपको डे फ्राइडे दिया हुआ था और यहाँ पे केवल डे दिया है। अगर आपको स्पेशल किसी डे के बारे में दे दिया, डे का नाम दे दिया, जैसे फ्राइडे, संडे, मंडे, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो दिन से पहले आप ऑन का प्रयोग कर देंगे। अगर वहीं पे आपको डे दिया है, डे खास दिन शुक्रवार का बोध करा रहा है, तो क्या करेंगे इसमें प्रयोग? दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दा होगा। सेकेंड वाले में क्या भरेंगे आप? दा भरेंगे। थर्ड में देखिए क्या दिया है, द IMD has forecast moderate rain on Saturday, but some areas dash to get heavy rain। यहाँ पे आप क्या भरेंगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
थर्ड वाले में 1 मिनट, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हैड एक्सपेक्टेड, 3 ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, दिल्ली रिकॉर्डेड अ स्पेल ऑफ लाइट रेन ऑन फ्राइडे इवनिंग विद ह्यूमिडिटी लीव्स रिमेन ऑन द हायर साइड थ्रू आउट द डे, ठीक है। द IMD हैज फोरकास्ट मॉडरेट रेन और सैटरडे बट सम एरियाज, क्या यहाँ पे आप लोगों ने भरा, आर एक्सपेक्टेड टू गेट्स हैवी रेन, ठीक है। जैसा कि उम्मीद था, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा रेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एन ऑफिशियल आल्सो सेड दैट द नेक्स्ट 7 डे आर, दैट द नेक्स्ट 7 डे यहाँ पे दिया है, दैट द नेक्स्ट 7 डे आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, आगामी 7 दिनों में संभावनाएं बताने के लिए आप लाइकली का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए लाइकली दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आगामी 7 दिनों की बात की है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, लाइकली भरेंगे, ओके, लाइकली। फिर नेक्स्ट दिया है, अब यहाँ पे लाइकली भर देंगे, लाइकली टू सी गुड रेन। फिर दिया द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन एडवाइज टू रिमेन प्रिपेयर फॉर वाटर लॉगिंग इन दैस एरिया ऑफ द सिटी। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे क्या दिया है, तब लो लेइंग, तो यहाँ पे लिखेंगे लो लेइंग, यानी कि वाटर लॉगिंग कहाँ पे होगा, जहाँ पे लो लेइंग एरिया होगा ना, वहीं पे तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। पानी के जमाव हमेशा कहाँ पे होता है, लो लेइंग एरियाज में ही होता है, तो यहाँ पे लो लेइंग भरेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने हिंदी के गद्यांश की तरफ से। अब हमारा हिंदी का गद्यांश है, देखिए अब यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक बताने के लिए हमें पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ता है, अभी हम पढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है। रुकिए, हम गद्यांश ही पढ़ लेते हैं। गद्यांश लिखा है, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उसमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। अब यहाँ पे इसका शीर्षक पूछा है आपसे, तो शीर्षक इसका क्या होगा। देखिए बार बार इस गद्यांश में आपको भाषा का वर्ड सुनाई दे रहा है, बार बार भाषा की जिक्र हो रही है, तो इसका शीर्षक भी क्या हो जाएगा, भाषा के महत्व। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब ये अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ, अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, अभिव्यक्ति करना, अपनी बात को कहना, अपनी बात को रख पाना, अपनी बात को प्रकट करना, व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभिव्यक्ति मतलब खोज करना तो होगा नहीं, वार्ता करना भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रकट करना। अपनी बात को प्रकट करना, अपनी बात को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति होती है। अब दिया है प्रकट का विलोम शब्द है, क्या प्रकट का विलोम शब्द गुप्त होगा, पारदर्शी होगा या सूक्ष्म होगा, तो इसका सही जवाब है गुप्त। पता है, प्रकट करना, कोई चीज़ आपको सामने से दिख रही है और कोई चीज़ गुप्त है, नहीं दिख रही है। विलोम मतलब क्या होता है, अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट। तो प्रकट यानी कि वो सामने से दिख रहा है और गुप्त है जो नहीं दिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दिया नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं तरंगनी, इला, तटनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नदी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, इसमें से बताने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि नदी के पर्यायवाची तरंगनी, तटनी, सरिता, दरिया, धारावती, नद और नदियाँ आदि होता है नदी का पर्यायवाची। तो आपको यहाँ पे तरंगनी और तटनी दोनों देखने को मिल रहा है, ये दोनों ही नदी के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो इला है, अगर ये नदी का पर्यायवाची नहीं है तो ये किसका पर्यायवाची है, इला। इला किसका पर्यायवाची है, इला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। इला नदी का नहीं, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये हमारा गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इला नदी का पर्यायवाची नहीं है।
नेक्स्ट है गद्यांश का आशय है। अब हम लोगों ने गद्यांश पूरा पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका अर्थ निकालना है कि गद्यांश का क्या आशय है। तो भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। हम लोगों ने गद्यांश में देखा था कि भाषा का यूज करके हम मनुष्य को निकट ला सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, भाषा की जो समानता होती है वो मनुष्य को निकट लाती है। अब हम देख लिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। जब हम स्वर सहित व्यंजन लिखते हैं तो उसके नीचे क्या लगाते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार, हलंत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूतकाल का विलोम, भूतकाल जिसे आप पास्ट टेंस के नाम जानते हैं, उसका विलोम पूछा है। क्या आसन्न भूत होगा, भविष्य काल होगा, अनागत काल होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भूतकाल का जो विलोम होता है वो अनागत काल या भविष्य काल दोनों ही होता है। अनागत काल को ही भविष्य काल भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भूतकाल का विलोम भविष्य काल होता है, यानी कि जो बीत चुका है और जो आने वाला है। भूतकाल मतलब क्या? पास्ट, जो हमारे पास्ट में बीत चुका है। और भविष्य काल मतलब क्या? जो आने वाला है। तो जो बीत चुका है और जो आने वाला है, तो भविष्य काल को ही अनागत काल के नाम से भी जाना जाता है। आने वाले कल को अनागत काल के भी नाम से जाना जाता है। ये बीपीएससी के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, उसके आंसर बहुत ऐसे दे देता है, बहुत ट्रिकी दे देता है कि हम उसको एलिमिनेट ही नहीं कर पाते हैं। अगर हमको नहीं पता होगा कि अनागत काल मतलब भी भविष्य काल होता है तो हम यहाँ पे भविष्य काल लगा के चले आएंगे, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनागत काल और भविष्य काल दोनों ही भूतकाल के विलोम है। फिर दिया अतः में प्रयुक्त उपसर्ग है अथाह, अथाह, अ धन था, अथाह होता है। इसको कैसे लिखते हैं? आ, इसका जब विच्छेद करेंगे तो आ और था, आ और था लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो उपसर्ग है, आगे वाले को उपसर्ग कहते हैं और पीछे वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है नीलगाय पद में समास है। नीलगाय, नीलगाय को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो नीली है गाय जो, नीली है गाय जो। इसमें क्या? नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण और विशेष का संबंध बता रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण और विशेष शब्द का संबंध हो, विशेषण का विशेष संबंध हो, उसमें कर्मधारय समास होता है। तो ये नीली है गाय जो, विशेषण और विशेष का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे आपको 3 वाक्य दिए हैं और इसमें से पूछा है कौन सा आपका अशुद्ध है। हाथ को जेब में रखो, हाथ को जेब में रखो, अशुद्ध पूछा है। ठीक है, शुद्ध नहीं पूछा है, यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, ध्यान देना। तो हाथ को जेब में रखो बिल्कुल सही लिखा है। मैंने कहीं नहीं जाना है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने कहीं नहीं जाना ये सही वर्ड नहीं है, यहाँ पे होगा मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर दिया तुमसे कोई काम नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, और इसमें अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध कौन सा है? मैंने कहीं नहीं जाना है। अगर यहाँ पे होता मुझे कहीं नहीं जाना है तो ये हमारा सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपात, अनु धन पात, अनु धन पात। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अनु धन पात, और उपसर्ग पूछा है तो आगे वाले को उपसर्ग कहते हैं, तो अनु इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फिर दिया निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 वर्ड दिए हैं, इसमें से दिया आपको पुल्लिंग पहचाना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं? यहाँ पे दिया कड़वाहट, चाय, बचपन। इसमें से आपको पहचाना पुल्लिंग कौन सा है, आप चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए उसके अंदर बहुत कड़वाहट भरी है, बोला जाता है, भरा है नहीं, बहुत कड़वाहट भरी है। आप बोल के सेंटेंस देख सकते हैं। चाय बहुत कड़वी है, बहुत कड़वा है नहीं, बहुत कड़वी है। तो ये दोनों आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा और ये आपका पुल्लिंग होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। बचपन जो है हमारा वो पुल्लिंग है। ठीक है, बचपन क्या ऐसा वर्ड है? बचपन पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर दाने चुगते हैं। अब आपको कबूतर का पर्यायवाची बताना है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या वो कपूत होगा, कर्ण होगा या पंडुक होगा? कपोत, कर्ण और पंडुक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है? कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है? कबूतर का पर्यायवाची होता है परावत, परेवा,
कलध्वनि, रक्तलोचन आदि ये सब कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। परावत, परेवा, कलध्वनि, रक्तलोचन। और इसमें से यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कबूतर के पर्यायवाची में? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। एक मिनट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है? अंक और आहा क्या है? तो हम सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा अयोग वाह होते हैं, अयोग वाह होते हैं। ठीक है। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्यारी होगा, प्रेमिका होगा, प्रियतमा होगा। तो प्रियतम पुल्लिंग है और उसका प्रियतमा जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। प्रियतम का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रियतमा हो जाएगा, या प्रेयसी हो जाता है। कहीं कहीं पे प्रिया होता है, प्रिय होता है, प्रिया होता है, प्रेयसी होता है, प्रियतमा होता है। यह सब प्रियतम का पुल्लिंग होता है। ठीक है, सॉरी स्त्रीलिंग होता है। अपेक्षा शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए विकल्पों में से। अपेक्षा का समानार्थी यानी कि अपेक्षा, अपेक्षा मतलब क्या होता है? उम्मीद, इच्छा, अभिलाषा, ये सब अपेक्षा होता है ना। चाह, किसी चीज़ की चाह रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की आशा हो, किसी चीज़ की आपको उम्मीद हो, तो यहाँ पे उसका समानार्थी शब्द पूछा है। आदर होगा, अपेक्षा और आदर क्या एक दूसरे से मिलते हैं? किसी का आदर करना, किसी से अपेक्षा करना क्या सेम मैच हो रहा है? नहीं, इसका सही जवाब होगा आकांक्षा। अपेक्षा करना या फिर आकांक्षा रखना दोनों एक ही बात है, यह इसका समानार्थी वर्ड है। ठीक है, इच्छा, अभिलाषा, चाह, आवश्यकता, जरूरत, आशा, आकांक्षा, ये सब अपेक्षा के समानार्थी वर्ड हैं। फिर दिया स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। खीर, कधी, दूध, इसमें से क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दूध। स्तन्य शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दूध। दूध के अन्य पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे क्षीर हो गया, दुग्ध हो गया, गौरस, पीयूष, पेय, दोहज, स्तन्य, ये सब दूध के पर्यायवाची होते हैं। क्षीर, दुग्ध, गौरस, पीयूष, पेय, दोहज। जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम में आपसे स्तन का पर्यायवाची दूध दे दिया, हो सकता है अगले में आपसे दुग्ध दे दे, गौरस दे दे, पीयूष दे दे, पेय दे दे, या फिर दोहज पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले क्षीर किसका पर्यायवाची है। तो ये सब दूध के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा नहीं, अभी हिंदी के और भी क्वेश्चन है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द बहुत इजी होता है। देखिए, तद्भव शब्द जो हम आम भाषा में यूज करते हैं, अपने डेली यूज में यूज करते हैं, और तत्सम जो होता है वो संस्कृत से मिलता जुलता वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बाह, दुग्ध, मत्स्य। क्या हम दुग्ध बोलते हैं? नहीं, हम दूध बोलते हैं। अगर यहाँ पे दूध दिया होता तो वो तद्भव होता। मत्स्य हम मछली बोलते हैं, मत्स्य नहीं बोलते हैं। डेली लैंग्वेज में हम मछली बोलते हैं, दूध बोलते हैं, ये तद्भव वर्ड हो गए। बा हमारा तद्भव वर्ड है, जबकि दुग्ध और मत्स्य हमारा तत्सम वर्ड है। ठीक है, दूध का दुग्ध का दूध हो जाएगा, मत्स्य का मछली हो जाएगा। अगर यहाँ पे भुजा दिया होता, भुजा, तो वो तत्सम हो जाता, लेकिन बाह जो है वो तद्भव वर्ड है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आधारित लिखा हुआ है और आधारित को शुद्ध बताना है कि कौन सा आधारित सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आधारित ऐसे ही लिखा जाता, आधारित नहीं, आधारित नहीं, आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर दिया आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। आत्मोत्सर्ग में कौन सी शब्द संधि जो है वो प्रयुक्त हो गई? तो इसका संधि विच्छेद करिए। आत्मोत्सर्ग, आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्मा प्लस उत्सर्ग, तो कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गुण संधि। ओके, आत्मा प्लस उपसर्ग, इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुपुरुष में कौन सा समास है? क्या वो तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है? कौन सा समास है सुपुरुष में? सुपुरुष में आपका कर्मधारय समास देखने को मिलता है, क्योंकि सुपुरुष का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छा पुरुष, अच्छा पुरुष। कर्मधारय समास में ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास के और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे चंद्रमुख, लौह पुरुष, नरसिंह, वायुवेग, यानी सुपुरुष यानी अच्छा पुरुष जिसमें किसी की तुलना की जा रही है, जैसे लौह पुरुष लोहे के समान पुरुष, चंद्रमुख चंद्रमा जैसा जिसका मुख,
नरसिंह मतलब सिंह के जैसा जो इंसान हो, सिंह के जैसा उसमें ताकत हो, नरसिंह। वायु वेग यानी कि जो वायु की गति से मतलब वायु की गति के हिसाब से चलता हो, वायु वेग। इस तरह जिसमें किसी की तुलना की जा रही होती है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है। हिंदी का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अप्सरा शब्द का समानार्थ शब्द चुनिए, यानी अप्सरा का समानार्थी बताना है। क्या वो भव्यता होगा, देवबाला होगा या शुभ्री होगी? तो अप्सरा का जो समानार्थी वर्ड होता है वो होता है देवबाला। देवबाला किसका है? अप्सरा का। अप्सरा के और भी समानार्थी वर्ड होते हैं जैसे देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी। ये सब अप्सरा के समानार्थी शब्द है, यानी कि इससे मिलते जुलते शब्द है। समानार्थक शब्द आप कहते हैं देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी। ये सब अप्सरा के क्या है? मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के 30 प्रश्नों का डिस्कशन जो हमारे जनरल पेपर में आता है वो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी का डिस्कशन करेंगे, इसी सेट का जनरल स्टडी, जो 40 क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी को देखने को मिलेगा आपके TRE 3.0 और 4.0 में देखने को मिलेगा। तो जनरल स्टडी के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारा वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।